नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 112 भारतीय राजनीतिक चिंतन की इस कड़ी में आज जिस हम चिंतक को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। जब जब हम महर्षि वेदव्यास जी की बात करते हैं तब तक हमारे सामने उनका ग्रंथ महाभारत आता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि राजनीति विज्ञान में हम, राजनीतिक दर्शन में हम, राजनीतिक चिंतन में हम महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन क्यों करें। तो देखिए, महाभारत जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ ना होकर एक नैतिक ग्रंथ भी है, एक सामाजिक ग्रंथ भी है, एक राजनीतिक ग्रंथ भी है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ, जो आज का समाज है, आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए, उस सामाजिक व्यवस्था को चलायमान रखने के लिए, उस सामाजिक व्यवस्था के आदर्शों को ढूंढने के लिए, उस सामाजिक व्यवस्था की निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को जानने के लिए महाभारत एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ राजधर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो महाभारत का जो शांति पर्व है, महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके साथ साथ एक राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, इस चैप्टर में हमें समझाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि शांति पर्व की रचना कब हुई। तो जब युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी महर्षि वेदव्यास जी के पास जाते हैं कि मुझे राजधर्म से संबंधित कुछ ज्ञान दीजिए, तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पितामह भीष्म हैं और भीष्म से बड़ा कौन राजधर्मी हो सकता है। तो ऐसे में यदि आप भीष्म से राजधर्म का ज्ञान लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे में युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उनसे राजधर्म संबंधित ज्ञान मांगते हैं। तो ऐसे में भीष्म युधिष्ठिर को जो सलाह देते हैं, राजनीतिक सलाहें, वो शांति पर्व में वर्णन की गई है। यानी कि शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर से संबंधित जो संवाद हैं उनका वर्णन करके, उनके बारे में लिखकर महर्षि वेदव्यास महाभारत के माध्यम से, शांति पर्व के माध्यम से राजधर्म को हमें समझा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म से संबंधित कौन सी नीतियाँ लिखी गई हैं, राजा के क्या कर्तव्य बताए गए हैं और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हमें बताया गया है। तो चैप्टर में सबसे पहले उद्देश्य बताया गया जिसमें मैंने आपकी चर्चा करी ली है। उसके बाद चैप्टर में एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना हमें यही बताती है जो कि अभी मैंने बात की, कि जब हमारे मन में ये बात आती है कि राजनीतिक चिंतन में हम महाभारत महाकाव्य को क्यों पढ़ें, क्या उसका उतना महत्व है। तो महाभारत महाकाव्य, इसका पूरा पूरा एक महत्व है। जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ ना ऐतिहासिक गतिविधियों की बात करता है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिकता, हर चीज़ से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। ये एक संपूर्ण ग्रंथ है। इवन मेरा ये मानना नहीं है बल्कि बहुत सारे शोधकर्ताओं का ये मानना है, रिसर्चर्स का भी ये मानना है कि महाभारत का उपयोग हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एक दार्शनिक ग्रंथ भी है जो कि समाज समाज में मानवीय संबंध और राजनीति के कई सारे दृष्टिकोण को बताता है। तो यानी कि मनुष्य को समझना है, मनुष्य की सामाजिक स्थिति को समझना है और इसके साथ साथ उसके क्या निगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच हो सकती है, ये सब हम एक बार महाभारत को पढ़कर ना बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं जो आज भी उतनी ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ महाभारत का जो शांति पर्व है, ये भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को शासन कला पर दिए गए ज्ञान का वर्णन करता है। यानी कि जब हम शांति पर्व की बात करते हैं तो शांति पर्व में जो भीष्म ने युधिष्ठिर को शासन कला का ज्ञान दिया था वो संवाद के रूप में वर्णन किया गया है, जिसमें एक अच्छा राजा कैसा हो, एक अच्छे राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटी हो, आपातकालीन स्थिति के दौरान राजा किस प्रकार से निर्णय ले, प्रजा और राज्य के बीच में कैसे संबंध बने रहें, राजा ऐसा क्या करे जो प्रजा उसकी स्वामी भक्त में लगी रहे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से कौटिल्य ने राज्य के लिए 7 तत्व बताए हैं, वो उनसे पहले महाभारत शासनकाल में ही भीष्म ने युधिष्ठिर को 7 तत्व बता दिए गए थे। तो शांति पर्व से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये चैप्टर की प्रस्तावना थी। अब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, व्यास जी और महाभारत। तो देखिए, जब हम व्यास की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जो भी ज्ञान का संकलन करता होगा, जो भी ज्ञान को इकट्ठा करता होगा, उन सबको व्यास की उपाधि दी गई। तो ऐसे में बहुत सारे व्यास हुए हैं। तो महाभारत के संकलनकर्ता कौन थे। तो महाभारत के जो संकलनकर्ता थे वो थे कृष्ण द्वैपायन व्यास। यानी कि जब हम वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, यादों की बात करते हैं, तो ये सब भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन में दिखाई देती हैं। यानी कि जब जब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन को पढ़ते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतकों को पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें उसमें वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ता है, या फिर ऋषि मुनियों की जो स्मृतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, कथाएँ हैं, उन सब का अध्ययन करना पड़ता है जो कि राज्य के एक आवश्यक तत्व थे। तो ऐसी महाभारत की बात की जाए तो महाभारत पर जो राजनीतिक विचार हैं ये बहुत ही बड़े स्तर पर हैं, जिसे समझना किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी बात उठती है कि व्यास का अर्थ क्या होता है।
तो व्यास का अर्थ होता है विन्यासक या संकलनकर्ता, यानी कि ज्ञान को इकट्ठा करने वाला। कह रहा है प्राचीन समय में बहुत सारे लेखक थे, उन लेखकों को इतना ज़्यादा नामित किया गया है कि इस शब्द का प्रयोग बार बार होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वेदों का जो संकलन करता है, यानी कि ज्ञान का जो संकलन करता है, उसे एक उपाधि दी जाती है, और उपाधि किस चीज़ की होती है? व्यास की। तो व्यास कोई नाम नहीं, बल्कि व्यास एक क्या है? उपाधि है। तो जैसे कि व्यास जी महाभारत के लेखक भी रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पहले राजा मनु थे, तो ऐसे अलग अलग मनु की श्रृंखला मिलती है। इतिहास जब हम अध्ययन करते हैं 14 मनुओं की संख्या मिलती है, यानी कि मनु का मतलब होता है सबसे पहला आदमी। ये सब चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे असाइनमेंट खरीद लाते हैं और उसी असाइनमेंट से कवर अप कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद आंसर अपनी बुक से करते हैं। तो उन बच्चों के लिए इसलिए पहले से ही वीडियो अपलोड की जा रही है, ताकि आपके असाइनमेंट बनाने में आसानी हो। तो आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ध्यान से जुड़िए भी। तो यहाँ पर लिखा है महाभारत के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। और कृष्ण द्वैपायन व्यास के ही दो पुत्र, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु, इनके बीच की कथा का वर्णन है क्या? महाभारत। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। कुछ इतिहासकार जैसे कि डी कौशाम्बी महाभारत को एक ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसका प्रयोग आम जनता को उनके डेली रूटीन समझाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि महाभारत से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? तो देखिए, जब आप महाभारत का अध्ययन करते हैं या महाभारत को टीवी वगैरह पर देखते हैं, तो आप ये देखते हैं एक भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है। क्या ये समस्या आज भी नहीं है? तो क्या महाभारत से हमें ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी के लिए हम लड़ भी रहे हैं, एक भाई को मार भी दे रहा है, तो उसका अंत क्या हो रहा है? इसके साथ साथ महाभारत देखने के बाद हमें यही पता चलता है कि किस प्रकार से भाई बांधवजनों ने एक स्त्री का अपमान किया। क्या वो स्त्री का अपमान आज के टाइम पे होना चाहिए? ये भी तो हमें शिक्षा मिलती है। तो हमारे जो दैनिक दिनचर्या डेली रूटीन है, उसमें हमें शिक्षित करने के लिए, समाज को समझने के लिए, जो गलतियां उस समय हुई थी वो गलतियां अब ना हो, ये उस समय की तत्कालीन जो समस्याएं थी वो आज भी बताई जा रही हैं। तो अगर आज हम पढ़ते हैं, तो वो समस्याओं को आज समझकर उन समस्याओं को नहीं दोहराना चाहिए हमें, इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा महाभारत राजनीतिक दृष्टि से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब महाभारत राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसकी लगातार विस्तार से चर्चा होती है। जब हम महाभारत के शांति पर्व की बात करते हैं, राजधर्मानुशंसा अध्याय की बात करते हैं, प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ मिलती हैं। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति के बारे में बताया गया, राजधर्म के बारे में बताया गया, शासन कला के बारे में बताया गया है, मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, एक राजा को जनता पर कौन कौन से कर लगाने चाहिए, टैक्स सिस्टम के बारे में बताया गया है, राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, शासन प्रणाली कैसे चलाए और शासन के कौन कौन से अंग होंगे, इन सब के बारे में बताया गया है। इसके अलावा राजतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब भी हमें महाभारत में बताया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें महाभारत राजनीति में क्यों पढ़ना चाहिए, तो राजनीति विचारों के आदान प्रदान, राजनीति की उत्पत्ति, इसके साथ साथ शासन कला से संबंधित नियम जो आज चल रहे हैं वो आज के नहीं हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी को इसका पूरा का पूरा श्रेय देते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो इन्होंने राजनीति में योगदान दिया है। हाँ, उन्होंने राजनीति में योगदान दिया होगा, लेकिन उनके योगदान से पहले ही भारत के जो चिंतक रहे हैं, उन्होंने राजनीति में अपना बहुत बड़ा योगदान दे दिया है। तो ऐसे में भारतीय राजनीतिक चिंतकों को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारी संस्कृति भी किसी से कम नहीं रही है। जो काम बाकी देश आज कर रहे हैं, वो काम हम बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं। तो महाभारत के शांति पर्व की बात की जाए तो 365 अध्याय हैं इसमें, और 13,716 छंद हैं। आगे चलकर इसे 3 उपवर्गों में बांटा भी गया है, जैसे राज धर्म अनुशंसा पर्व। इस भाग में राजा के कर्तव्य और उसके शासन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं अर्पधा मनुशंसा पर्व, तो ये इसमें आपातकालीन स्थिति में राजा क्या क्या कार्य करेगा, इसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से मोक्ष धर्म पर्व की बात की जाए तो ये पर्व मोक्ष प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले व्यवहार और नियमों का वर्णन करता है। तो यानी कि शांति पर्व की बात की जाए तो इसे आगे 3 उपवर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ बात इतनी सी हो रही है कि व्यास किस प्रकार की एक उपाधि है, और महाभारत का अध्ययन भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें क्यों करना चाहिए। तो ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है और एक ये राजनीतिक ग्रंथ भी है। इसके साथ साथ सामाजिक नियमों, आचारों विचारों को समझने के लिए भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इसलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। आगे बात करते हैं चैप्टर की। आगे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित नियम बताइए। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है ये, जिसमें ये बताया जाएगा
क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि महाभारत के शांति पर्व के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताइए। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जब हम भारतीय राजनीतिक चिंतकों की बात करते हैं तो मनु के विचार, वेद व्यास जी के विचार, आगे हम कौटिल्य के विचार भी पढ़ेंगे। तो हर विचारों में कुछ ना कुछ समानता होगी, लेकिन बहुत सारी असमानताएं भी होंगी। इसी प्रकार से जब हम वेस्टर्न फिलोसफी शुरू करेंगे, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे, तो वो भी राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने अलग अलग सिद्धांतों को बताएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप ना इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आप तभी आप इसमें क्या कर पाएंगे, अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई, उस वाले भारतीय राजनीतिक चिंतक ने क्या कहा, तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतक ने क्या कहा, क्या इनमें कुछ समानताएं हैं या बहुत सारी असमानताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि महाभारत के शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति संबंधित नियम क्या हैं। तो अगर हम कभी सोचें कि भाई शासन कला की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो व्यास जी ये कह रहे हैं कि राजनीति का प्रमुख पहलू जो है वो राज्य की उत्पत्ति है। यानी कि जब भी हम राजनीति को समझना चाहेंगे तब तक हमारा प्रश्न यहाँ से उठना चाहिए, यार सबसे पहले सरकार कब आई होगी, सबसे पहले शासन कैसे शुरू हुआ होगा, क्या जनता में शुरुआत से राजा बनने की कोई कला थी, क्या शुरुआत से राजा होते होंगे। ऐसे प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग विचार देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे व्यास जी ने भी कहा है, महाभारत के वन पर्व में, महाभारत का जो वन पर्व है उसमें ये उत्पत्ति बताई गई है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी प्रकार से शांति पर्व ये कहता है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में था और उस समय राज्य की कोई व्यवस्था मौजूद वहाँ पर थी नहीं, कोई भी राजसी कार्यालय नहीं था। वहाँ के लोगों को तेरा और मेहरा का एहसास था, हर एक बंदा मिलजुल कर रहता था, प्रकृति प्रकृति से ही इंसान जीवन यापन करता था, कंदमूल था। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर संपत्ति वगैरह की कोई चाह थी नहीं, क्योंकि कोई बंदा कहीं भी रह सकता है, नदियों से पानी पी रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। तो लोगों के अंदर ना संपत्ति का लालच भी नहीं था। तो ऐसे में मनुष्य सुखी भी था और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मनुष्य ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत में मनुष्य यायावर था, घुमक्कड़ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था, जहाँ उसे खाने पीने की सामग्रियाँ उपलब्ध होती थी वहीं रहता था और कंदराओं में, गुफाओं में रहता था। तो इस प्रकार से मनुष्य सुखी था, शांतिपूर्वक जीवन था, ईर्ष्या नहीं थी, जलन नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे, तालमेल था, लोगों के अंदर सुखी जीवन था। अब क्या हुआ, कृषि की खोज हुई, मनुष्य ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अब जब मनुष्य ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया तो उत्पादन होने लगा, अधिक उत्पादन होने लगा। अब ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो स्टोरेज के लिए अब घर भी चाहिए। अब उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। अब उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए तो पता है क्या हुआ, अब लोगों ने स्थायी निवास शुरू कर दिया। जो उनका घुमंतु जीवन था वो स्थायी में आ गया। अब जब स्थायी निवास हो गया तो क्या हुआ, कुछ क्रूर लोग आए, कुछ लोग ऐसे हुए जो मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन उन्हें खाने के लिए चाहिए। तो उन लोगों ने इनकी फसलों को लूटना शुरू कर दिया, इनकी स्त्रियों का अपहरण करना शुरू कर दिया, इनके बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया, दूसरों के भोजनों को छीनना शुरू कर दिया, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा नहीं थी। ऐसे में लोगों ने सोचा कि भैया हमें एक बंदा ऐसा चाहिए जो हमारी सुरक्षा करे, हमारी संपत्ति की सुरक्षा करे, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में अराजकता होगी वहाँ के लोग सुखीपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। तो शांति पर्व यह कहता है कि लोग अपनी संपत्ति, परिवार और वर्ण की रक्षा के लिए राजा की तलाश में गए। लोग राजा को अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए कि कोई हमारे ऊपर शासन करे, बदले में हम उसे कर का एक भाग देंगे। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य ने मनु को चुना और तब मनु ने संपत्ति, परिवार और वर्णों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और इस प्रकार से जो पहला राजा हुआ वो मनु हुआ। यानी कि अगर हम इस थ्योरी पर विश्वास करें तो हमें पता चलता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है यह उत्पत्ति एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई है, एक अनुबंध के तहत हुई है। शांति पर्व के 67वें अध्याय में, यानी कि 67वें अध्याय से हमें पता चलता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने एक अनुबंध किया। शांति पर्व इस आधार पर भी राज्य की उत्पत्ति की खोज करता है कि जब दुनिया में पाप प्रचारित होता है तो पुरुष अपनी पत्नियों, जानवरों, खेतों और घरों का मालिक नहीं हो सकता और उसका आनंद नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात है कि जब भाई हर जगह पाप होगा, हर एक जगह जो ताकतवर लोग होंगे वो अपनी शक्तियों को गलत प्रयोग कर रहे होंगे, तो ऐसे में जो एक आम इंसान होगा वो अपने घर परिवार का आनंद ले ही नहीं पाएगा। वो तो एक डिप्रेशन में चला जाएगा। उसे तो लगेगा उसकी वो जितनी भी संपत्ति कमा रहा है वो संपत्ति उसकी सुरक्षित है ही नहीं, अराजकता का माहौल होगा, उसे ऐसा लगेगा उसकी स्त्री, उसके बच्चे सुरक्षित है ही नहीं। तो ऐसे में बंदा इस जीवन के आनंद कहाँ तक ले पाएगा, वो कभी अपने घरों का मालिक हो ही नहीं पाएगा। तो शांति पर्व में कहा गया है कि राजा की अनुपस्थिति में जातियों का मिश्रण होता है। इसके अलावा शांति पर्व में यह भी कहा गया है कि धर्म का अर्थ धन का अधिग्रहण और संरक्षण में सहायता करना है। यदि अधर्म बढ़ेगा तो यह वर्णों के बीच भ्रम पैदा कर देगा।
इसलिए बताया गया कि राजा जो है वो धर्म का संरक्षण करेगा, परिवार, संपत्ति और जाति व्यवस्था को बनाए रखेगा। राजा प्राकृतिक अवस्था में धर्म को बनाए रखने की आवश्यकता भी है। संपत्ति, परिवार और वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए वो मौजूदा स्थितियों को देखे। यानी कुल मिलाकर राज्य की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ प्रजा की सुरक्षा के लिए हुई। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इन सब चीज़ों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि शांति पर्व हमें यह बताता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसने राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत बताया देवीय सिद्धांत, कि हाँ भाई राज्य की उत्पत्ति क्या होगी, प्राकृतिक रूप से हुई होगी। और दूसरा सिद्धांत हमें ये कहता है कि नहीं, राज्य की उत्पत्ति कब हुई होगी, एक सामाजिक बॉन्ड के तहत हुई होगी, एक सामाजिक अनुबंध के तहत हुई होगी। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि लोग जंगल के कानून के तहत रहते थे पहले, और स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने बीच में से एक राजा चुना। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि समाज और राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक दूसरे से बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है। और सीधी सी बात है, हमें भी पता है समाज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, व्यक्ति तो है। व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटी से मिलकर एक स्टेट तैयार होता है। तो प्राचीन भारतीय जब राजनीतिक विचारकों की बात की जाती है तो ऐसे में बहुत सारी कहानी हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसके माध्यम से कुछ लोग कहते हैं कि राज्य एक दिव्य संस्था है, भगवान ने मनु की रचना करी है। जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मनु के बारे में, मनुस्मृति के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि मनु जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे। तो मनु की जो रचना हुई है वो क्या है, देवीय रचना है। जबकि कुछ लोग कहते हैं नहीं, लोगों ने अपने बीच में से एक मनु चुना। तो मनु का मतलब क्या है, मनु का मतलब है प्रारंभिक इंसान कौन है। तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि राज्य ईश्वर की रचना है और राजा और उसके नाम पर शासन कर रहा है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति ऋग्वेद में मिलती है, यानी कि ऋग्वेद ये कहता है कि जब समाज में अराजकता फैल गई तो ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों की रचना करी, क्षत्रपों की रचना करी। महाभारत में भी इसका हालांकि कई बार उल्लेख हुआ है। और ऐसे में एक काल्पनिक कहानी पृथुवैनी की भी है, जिसके नाम पर आगे चलकर पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा गया। तो जब हम राज्य की उत्पत्ति देवीय बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की होगी, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हमें ये बताया जाता है कि जब हम बात करते हैं महाभारत के शांति पर्व की, तो इसमें यह बताया गया कि राज्य के 7 सिद्धांत होते हैं। राज्य के कितने सिद्धांत होते हैं, 7 सिद्धांत होते हैं, जिसे हम सप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं। तो सभी विशेषज्ञ मानते हैं, चाहे वो कौटिल्य हों चाहे वेद व्यास जी हों। अच्छा, नाम बार बार हम कौटिल्य का क्यों ले रहे हैं, जबकि कौटिल्य से पहले तो वेद व्यास जी थे। क्योंकि आज जो है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमाणिक है, जबकि महाभारत ग्रंथ पे लोग बाग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। महाभारत से जुड़े हुए जगह की आज भी खोज हो रही है। बीबी लाल जैसे जो इतिहासकार थे, उन्होंने आज भी दिल्ली में जो पुराना किला है उसकी खुदाई चल रही है, क्या वो वही किला है जिसका संबंध महाभारत से था। आज भी कुरुक्षेत्र में खोज चल रही है, क्या ये कुरुक्षेत्र वही है जिसका संबंध महाभारत से था। तो इसलिए ना इस ग्रंथ की तुलना अन्य ग्रंथों से कर कर की जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं। तो देखिए, जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सभी मानते हैं कि जो राजा है वो राज्य की एक आत्मा होती है, बिना सरकार के, बिना राजा के। क्योंकि उस समय देखिए राजतंत्र था, इसलिए हम बात राजा की कर रहे हैं। तो राजा राज्य का मुखिया होगा, वही न्याय का उद्गम है, वही न्याय का अंत है। सारी न्यायिक शक्तियाँ, कराधान शक्तियाँ, धार्मिक शक्तियाँ, सांस्कृतिक शक्तियाँ, सारी सारी राजा के पास होगी, वही इन समस्याओं का हल करेगा। इसके साथ साथ समाज में वर्ण संगठन बना रहे, आश्रम व्यवस्था बनी रहे, इसकी रक्षा करना भी किसका कार्य होता था, राजा का। आश्रम व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ये सब आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। राज्य का दूसरा जो तत्व होता है वो तत्व होता है अमात्य, यानी कि मंत्री और अधिकारी। यानी कि राज्य का पहला तत्व कौन होता है, राजा होता है। दूसरा तत्व कौन होता है, अमात्य, यानी कि मंत्री और अधिकारी। शांति पर्व में बताया गया कि एक सचिव होना चाहिए जो राजा का सहायक होगा, और अमात्य उसका निजी सचिव होगा। अमात्य प्राचीन भारत में राज्य के गठन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और आगे चलकर कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी अमात्य को रखेंगे। तीसरी चीज जो किसी भी राज्य के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए राजकोष, यानी कि राजा हो गए, मंत्री हो गए राजा को सलाह देने के लिए। बिना, अब होना चाहिए खजाना, क्योंकि बिना खजाने के, बिना धन के राज्य चलेगा कैसे। तो राजा और उसके खजाने के सहसंबंध पर जोर दिया गया है। राजा को अपने 7 के 7 अंगों पर ध्यान देना चाहिए, और कोष उनमें से सबसे एक है। जितना धनवान खजाना होगा उतना ही माना जाएगा कि राज्य क्या है, न्याय संगत है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगी, हम ये मानेंगे वो राज्य उतना ही ज़्यादा खुशहाल होगा। चौथी चीज शांति पर्व में बताई गई है दुर्ग, यानी कि किला। दुर्ग को संप्रभुता की ताकत माना जाता है, सॉवरेंटी की पावर मानी जाती है। सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता का मतलब है अपने निर्णय लेने की क्षमता। यह माना जाता है कि एक अच्छे प्रकार से हथियारों से सुसज्जित अगर किला हो तो ही एक राजा एक मजबूत दुश्मन के खिलाफ अपने देश की रक्षा कर सकता है। यानी कि अगर हमारे यहाँ युद्ध लड़ने के लिए किले ना हो, राज्य संचालन करने के लिए, दरबार लगाने के लिए जगह ना हो, तो वो राज्य क्या, वो तो एक कबीला माना जाएगा। तो इसीलिए शान और शौकत वाले महल
मजबूत महल, हथियारों से सुसज्जित महल हों, ताकि जब विरोधी हम पर आक्रमण करे तो हम उसका डटकर मुकाबला भी कर सकें। अगली चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो होती है मित्र। देखिए, मित्रता एक ऐसा खजाना है जो किसी को आसानी से नहीं मिलता। तो ऐसे में चाहे व्यक्ति हो और चाहे कोई भी देश हो, उसके लिए मित्र चार प्रकार के बताए गए हैं शांति पर्व में। तो शांति पर्व के 80वें अध्याय में यानी कि 18th चैप्टर में भीष्म कहते हैं कि प्रिय युधिष्ठिर, हमारे सहयोगी चार प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले सहयोगी होते हैं सहार्थ। सहार्थ सही, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको बताता हूँ। सहार्थ मित्र वो होते हैं जो किसी बॉन्डिंग के तहत होते हैं, जो जिस प्रकार से व्यापार होता है और व्यापार के माध्यम से दो मित्र बनते हैं, तो इस प्रकार के मित्र सहार्थ मित्र कहलाते हैं। दूसरे कहलाते हैं भामन। अब ये जो भामन होते हैं, भामन जो मित्र होते हैं, ये पुश्तैनी मित्र होते हैं। यानी कि सहार्थ मित्र तो वो हैं जो किसी एक बॉन्डिंग के तहत हुए हैं, यानी कि व्यापारिक गतिविधियों की वजह से हमारे मित्र बन गए हैं, जो किसी एक शर्त पर मित्र बने हैं, एक शर्त पर एक मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं अमेरिका हमारी मदद करेगा, रशिया हमारी मदद करेगा, तो ये किस प्रकार के मित्र हैं? सहार्थ मित्र हैं। जबकि भामन मित्रों की बात करें तो ये मित्र वो होते हैं जिनकी मित्रता पुश्तैनी हो, जिन लोगों के साथ हमारे पिता या दादा के मित्रतापूर्ण संबंध रहते हों, उनके परिवार के साथ हमारे भी संबंध अच्छे हों, ऐसे मित्रों को हम कौन से मित्र कहा जाता है? भामन मित्र कहा जाता है। तीसरे होते हैं सहज मित्र। शांति पर्व ये कहता है कि जो सहज मित्र होते हैं ये सबसे उत्तम कोटि के मित्र होते हैं। अब ये सहज मित्र कौन से होते हैं? सहज मित्र होते हैं जो हमारे रिश्तेदार हों, जैसे चचेरे मुमेरे फफेरे भाई बहन जो होते हैं, ये हमारे सहज रिश्तेदारों की कोटि में आते हैं। सहज, जैसे कि श्री कृष्ण जो थे अर्जुन के सहज मित्र थे, जबकि वो उनकी बुआ के पुत्र भी थे। यानी कि एक तरीके से वो भाई थे, फुफेरे भाई थे और सहज मित्र भी थे। तो इसलिए जो नज़दीकी रिश्तेदार है ये स्वाभाविक रूप से हमारा मित्र होगा ही होगा, और ऐसे में उसकी मित्रता हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। और चौथा जो होगा वो कृत्रिम मित्र होंगे। ये उपहार वगैरह देकर मित्र बनाए जाते हैं। तो हम लोग ना कृत्रिम मित्र के पीछे भागते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा मित्र है? सहज मित्र। किसकी वजह, किसकी, कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहे हैं भीष्म। किससे? युधिष्ठिर से। आगे बात की गई है, यानी कि अब तक जो बात की गई है, अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ तक का पूछता है वो ये पूछता है कि शांति पर्व के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत बताएंगे और उसके 7 तत्व भी बताएंगे, जिसमें राजा होगा, मंत्री यानी कि अमात्य, राजकोष, दुर्ग और मित्र की बात यहाँ पर की गई है। आगे हम बात करते हैं नातेदारी की। जैसे कि प्रोफेसर आर एस शर्मा यानी कि रामशरण शर्मा जी कहते भी हैं कि शांति पर्व के 67वां जो अध्याय है उसमें बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो नातेदारी का सिद्धांत है, जिसमें राजा और प्रजा शामिल है। यानी कि राजा प्रजा से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? एक नातेदारी की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से कोष और दंड तत्वों की स्पष्ट उपस्थिति का तात्पर्य यह है कि हमें करों का भुगतान करना होगा, राजा को सैन्य सेवाएं प्रदान करना होगा। ये सब किसका उत्तरदायित्व है? प्रजा के। यानी कि राजा के उत्तरदायित्व नहीं सारी चीज़ें, प्रजा का भी उत्तरदायित्व है। प्रजा का उत्तरदायित्व क्या है? कि राज्य को संचालन के लिए जो कोष बनाया गया उस कोष में वो क्या करे? अपने करों का भुगतान करे, ताकि वो कोष बना रहे। इसके अलावा राजा अपने साथ सेना लेकर थोड़ी पैदा होगा। सेना में भर्ती किससे की जाएगी? प्रजा से की जाएगी। जितना राजा का उत्तरदायित्व है उतना ही प्रजा का उत्तरदायित्व भी है। यानी कि राज्य अगर आपको कोई अधिकार दे रहा है तो आपके भी मौलिक कर्तव्य बनते हैं राज्य के प्रति, किस समय आने पर उस पर आप सेवा दीजिए। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो एक अनुबंध का सिद्धांत है। इसी प्रकार से अल्टेकर का मानना यह है कि राज्य को एक देवीय संस्था के रूप में माना जाता था। शासन करने का राजा का अधिकार आंशिक रूप से उसकी देवीय रचना के कारण था। यानी कि राजा जो शासन कर रहा है वो किसके आदेश से कर रहा है? प्रभु के आदेश से कर रहा है, भगवान के आदेश से कर रहा है। अराजकता को खत्म करने के लिए भगवान ने उसकी रचना करी है। तो ये अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें मानते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। यानी कि रामशरण शर्मा ये कहते हैं कि भाई प्रजा के भी राजा के प्रति क्या होने चाहिए? उत्तरदायित्व होने चाहिए। जबकि अल्टेकर कहते हैं राज्य एक देवीय संस्था है, तो अराजकता को खत्म करने के लिए हुई थी, तो वही सारे कार्य करेगी। महाभारत में राज्य का उद्देश्य है कि समाज में वो संपत्ति की रक्षा करने के लिए कानून बनाए, समाज के संचालन की व्यवस्था बनाए। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसकी चर्चा हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। शांति पर्व का 59वां चैप्टर यानी कि 59वां अध्याय हमें दंड और दंड नीति के बारे में बता रहा है कि भगवान ने मानवों को राजा देकर जंगल कानून से बचने की वो की है, रचना की है कि जब जब समाज में जंगल कानून होगा, अराजकता होगी, तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति होगा जो शासन में मदद करेगा। और इसीलिए मनु की रचना हुई, इसलिए पृथु की रचना हुई। लेकिन जब राजा अत्याचारी बन जाएगा तो क्रोधित ऋषि अलौकिक शक्तियां उसे नष्ट कर देंगी। यानी कि राजा भी जब अत्याचारी हो तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। तो महाभारत के अनुसार जो राजा शब्द है यह राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। शांति पर्व के पहले अध्याय में इस बात की गई है
कि भीष्म राजाओं के अधिकार को राजा की उत्पत्ति की कठिन समझ का आधार मानते हैं। शांति पर्व में ये भी बात की गई है कि एक बहुत अच्छे राजा के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे उसे रक्षा के क्षेत्र में कुशल होना चाहिए, युद्ध के क्षेत्र में कुशल होना चाहिए, उसे धर्म के आधार पर कुशल होना चाहिए। उसके अंदर नीति निर्माण की कला होनी चाहिए, लोगों की खुशी को बढ़ावा देने के लिए उसे हमेशा कार्य करना चाहिए, राजा को उदार होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आगे बात की गई है शांति पर्व में सरकार की। तो जैसा कि उस समय राजतंत्र था, राजा ही वास्तविक कार्यपालिका था, उसे ही सही प्रकार के कार्यकारी निर्णय लेने होते थे, उसे ही सही प्रकार के कार्य करने होते थे जो धर्म द्वारा स्थापित किए गए हैं। राजा ही नियुक्ति करेगा, राजा ही बर्खास्ती करेगा। शांति पर्व राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति का सुझाव भी देता है, यानी कि राजा मंत्रियों की नियुक्ति करेगा लेकिन अन्य मंत्रियों से उसके लिए परामर्श भी करेगा। वो ऐसे लोगों की नियुक्ति करेगा जिन्हें प्रशासनिक अनुभव हो, आचार संहिताएं बनाई जाएगी यानी कि नियम कानून बनाए जाएंगे। इसके अलावा राजा प्रजा की सुरक्षा देगा, प्रजा की सुरक्षा के बदले में राजा छठवां हिस्सा कर के रूप में वसूल करेगा। इस आधार पर राजा को प्रजा का सेवक माना गया है। व्यक्तिगत सुरक्षा राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, उसे बाहरी खतरों से राज्य को सुरक्षित करना चाहिए। सभी वर्णों की यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी सुरक्षा करेगा वो, ऐसा नहीं कि वो क्षत्रिय वंश है तो केवल क्षत्रियों की सुरक्षा करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके अलावा राजा के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से अगर हम बात करें तो वो कल्याणकारी कर्तव्य भी होंगे। वो आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देगा, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देगा ताकि व्यापारी भी सुरक्षित रहे और राज्य संचालन करता रहे, भाईचारा भी बने रहेगा, देश की रक्षा, व्यापार, ये सब क्या है राज्य के प्रमुख कार्य होंगे। इसके अलावा सड़कें बनवाएगा। राजा का ये भी कर्तव्य है जब आपातकालीन परिस्थितियां हैं जैसे सूखा आए, बाढ़ हो, अकाल पड़े, प्रजा की वो सहायता करे, प्रजा को कभी भी कष्ट न उठाना पड़े। वेद धर्म के सर्वोच्च स्रोत हैं और उनका वो संरक्षण भी करें। शांति पर्व के राजधर्म में ये भी बताया गया है कि राजा को कौन कौन सी गतिविधियां रखनी चाहिए। तो राजा राज्य में शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, प्रजा को खुशहाली सरकार का प्रमुख कर्तव्य होगा। इसके अलावा राजा सरकार का मुखिया होगा। तो अच्छी सरकार में प्रशासन के लोग कैसे होते हैं, निडर होते हैं, निश्चित होकर सोते हैं। तो अगर अच्छा प्रशासन नहीं है तो हम अनिश्चित होकर सोएंगे, हम हमेशा डरते रहेंगे। लेकिन शासन अच्छा है, हमें पता हमारा शासन हमारे ऊपर है, तो हम क्या है, हम निडर होकर चलेंगे। राजा मंत्री और अन्य अधिकारियों से कार्यपालिका का संयोजन होगा। इसके साथ साथ विधायिका और न्यायपालिका भी शासन के अंतर्गत ही होगा। राजा सरकार से अगर ठीक ना चला पाए तो ऐसे में राजा को हटा भी देना चाहिए। शांति पर्व में राजा को बुद्धिमान कर्तव्यपरायण मंत्रियों को रखने की सलाह दी जाती है। राजा को सरकार के स्तर के प्रति भीष्म के दृष्टिकोण सामान्य है। सभा पर्व में पुरोहितों का वर्णन है, इनकी पुरोहितों के क्या कर्तव्य हों। अच्छे विचार दे पुरोहित राजा को, अच्छे अच्छे व्याख्यान दे, अच्छी अच्छी कहानियां दे, राजा को मोटिवेट करें ताकि राजा सन्मार्ग पर चले। ये पुरोहित बुद्धिमान होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए, उच्च परिवार के होने चाहिए। राज पुरोहित निडर होना चाहिए, यानी कि राजा की चापलूसी करने वाला नहीं होना चाहिए, वरना जिस राजा का चापलूस पुरोहित होगा वो राजा भी नरक के द्वार पर जाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें आज के भी शासक पढ़ें, जो ये बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोग नेता बन जाते हैं, तो ये जब ये अपने मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तो क्या देखकर करते हैं, फंड में कितना पैसा दिया। ये टिकट क्या देखकर देते हैं, फंड में कितना पैसा दिया। लेकिन अगर वो महाभारत पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि फंड इतना मायने रखता है जितना सदाचारिता मायने रखती है, ज्ञान मायने रखता है, बुद्धि मायने रखती है, विवेक मायने रखता है। तो इसलिए राजनीति दूषित भी होती जा रही है कि राजनीति में बिना पढ़े लिखे लोग आते जा रहे हैं, दार्शनिक तत्वों की कमी होती जा रही है, लालची स्वार्थी लोग उसी में आ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी सरकारों का पतन होना भी बहुत ज़रूरी है और ये जब भी हो सकता है जब हम लोग एजुकेशन सोसाइटी का एक निर्माण करें। हम ना खुद जागरूक हों बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें, लेकिन पहले हम ही जागरूक हो जाएं। हमारी किताब में क्या लिखा हमें पता ही नहीं होता, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। आगे चैप्टर में जो लास्ट पॉइंट है वो न्याय और दंड नीति का है। महाभारत के शांति पर्व में जो दंड नीति की बात है, दंड नीति का मतलब होता है नियंत्रण का विज्ञान, हाउ टू कंट्रोल, क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना नियंत्रण के क्या होगा, शासन का नाश हो जाएगा। कह रहा जिस प्रकार घोड़े को लगाम नियंत्रित करती है या लोहे का अंकुश हाथी को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार संसार को नियंत्रण में केवल एक ही चीज़ रख सकती है, वो है नियंत्रण का विज्ञान। नियंत्रण का विज्ञान मतलब दंड नीति। यह हर बुराई को उसी प्रकार से नष्ट कर सकती है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। दंड नीति के महत्व के बारे में पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि यदि दंड नीति का विनाश हो गया ना बेटा, तो तीनों वेद लुप्त हो जाएंगे, चारों वर्णों के कर्तव्य आपस में मिल जाएंगे, पूरा संसार उलझ जाएगा। इसलिए दंड नीति का विनाश नहीं करना। राजधर्म की अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को अनेक बुराइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में दंड नीति होनी चाहिए। एक राजा वही राजा होगा जो दंड नीति में पूर्ण रूप से पारंगत हो। वो दंड ऐसे लगाए जो लोगों की रक्षा के लिए हो, क्योंकि दंड ना लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होता बल्कि उनको जगाने के लिए होता है जो सोए हुए हैं। इसलिए दंड को धर्म का समान कहा गया है।
दंड के भय से पापी पाप से लिप्त नहीं होते, वो दूसरों को मारते नहीं हैं, वो दूसरों को सताते नहीं हैं, वो दूसरों को पीड़ित नहीं करते। कह रहा है यदि दंड का अनुपालन नहीं किया गया तो हर जगह अंधकार हो जाएगा, हर जगह आच्छादन हो जाएगा। कह रहा है जीवन के चार छोर हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसकी हमने पहले चैप्टर में ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है। कह रहा है धर्म मानवीय है, धर्म न्याय है, धर्म कर्तव्यों का समूह है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, नहीं। धर्म का मतलब यह है कि मनुष्य होने के नाते आपको क्या कर्तव्य सौंपे गए हैं, क्या आपने उन कर्तव्यों का पालन किया। सभी धार्मिक कार्य धर्म हैं, यही कानून है। सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें सभी साधन अर्थ में शामिल करने चाहिए। अर्थ का मतलब पैसा। अर्थ एक और जीवन के एक छोर को संदर्भित करता है तो दूसरी ओर हमारी मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले पुरुषार्थों में से भी एक है। यानी कि हर किसी को अर्थ कमाने की भी क्या करनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। इसके अलावा काम से तात्पर्य है यौन इच्छा, जो मनुष्य की इच्छा, आनंद पूर्वक इच्छा, और बाद में आता है मोक्ष। तो ये सब के लिए राजा को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह आत्मा के प्रगति प्रगति को प्रशस्त करता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए समाज में ये भी हो कि कोई व्यक्ति दूसरों के मामले में अड़ंगे न डाले, कोई व्यक्ति दूसरों को सताए ना, कोई व्यक्ति दूसरों को ऐसा ना कर दे कि वो बंदा डर कर ही जीवन यापन करे। इसलिए दंड नीति होनी चाहिए ताकि समाज सुख शांति और निडरता से रह सके। उसे ये रहे कि पापियों को सजा देने के लिए शासन है, लेकिन आज का शासन क्या ऐसा है, वो तो खुद पापियों को संरक्षण दे रहा है। तो ऐसे में जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, जब तक स्टूडेंट्स पढ़कर समाज में क्रांति नहीं लाएंगे, तब तक समाज ऐसे दूषित होता रहेगा। इसी प्रकार से उन्होंने कानून के चार स्रोतों की बात करी है, देव सम्मत, अश्व स्रोत, लोक सम्मत और संस्था सम्मत। इसके अलावा आपातकाल के समय कैसे नियम होने चाहिए, लोगों के अधिकारों को किस प्रकार से निलंबित करना चाहिए, जीवन बचाने के लिए शत्रु से संधि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खजाना और सेना ही सरकार की जड़ें हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। आगे चैप्टर में अंतर्राज्यीय संबंधों की बात की गई है, यानी कि दो देशों के बीच में हम संबंध कैसे बनाएं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप किसी भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इसकी चर्चा ही भीष्म ने की कि राज्य को चालाक और कूटनीतिक तरीकों से शत्रुओं की कतारों को तोड़ देना चाहिए। शक्तिशाली राजा को भी अपने कमजोर शत्रु से की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही शत्रु ने एकमात्र घोड़े पर सवार होकर एक किले में शरण ले लियो। समृद्ध राजा के राज्य को भी परेशान कर सकता है, यानी कि एक छोटा सा शत्रु बड़े बड़े राजाओं को परेशान कर सकता है। ऐसे में कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से कौरवों ने क्या करा, पांडवों को कमजोर समझा, और देखो पांडवों ने पूरे कौरवों को नाश कर दिया। तो वही कह रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी ज्वाला का कारण बन सकती है, एक थोड़ा सा विश्व भी मृत्यु का कारण बन सकता है, उसी प्रकार से एक छोटा शत्रु भी हमारे विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए शत्रु को हमेशा शत्रु समझो, उसे छोटा और बड़ा मत देखो। शत्रु से संधि भी कर लेनी चाहिए, लेकिन शत्रु से अगर हमने संधि कर ली फिर भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर था तो हमारा शत्रु ही, और वो हमारा कभी विनाश कर सकता है। शांति पर्व के 95वें अध्याय में यानी कि 95th चैप्टर में बताया गया है कि स्वयंभू मनु ने धर्म विजय की परंपरा को शामिल किया था, कि यदि कोई राजा धर्म का सहारा लेकर विजय प्राप्त करता है तो वो अपने अंतिम विनाश के लिए जमीन तैयार कर रहा है। यानी कि हमें सदा सधर्म के रास्ते पर, मानवता के रास्ते पर चलना चाहिए। कह रहा सदाचारी लोग धर्म का चुनाव करके निश्चित रूप से दुष्टों को परास्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पाप कर्म से दुष्टों को परास्त किया, दूसरे राजाओं को परास्त किया, तो आप खुद अधर्म की राह पर चल रहे हैं। अंतर्राज्यीय संबंधों में जासूसी प्रणाली और राजदूत होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ताकि हमें दूसरे राज्य की पूरी पूरी क्या मिले, खबरें पहले से ही रहें। महाभारत के शांति पर्व में हम भारतीय आत्मा और संस्कृति को भी देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक विचारों पर महाकाव्य के माध्यम से चर्चा भी की गई है। राजाओं, नागरिकों और मंत्रियों के कर्तव्यों की भी बात करी है। महाभारत के शांति पर्व न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए इतिहास, धर्म, कूटनीति, राजनीति, दर्शन और विचारों का अविनाशी खजाना है। ऐसे में एक राजनीति विज्ञानी होने के नाते हमें इस परंपरा का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आगे चैप्टर में एक सारांश दिया है, ये भी बहुत अच्छा है, जो आपके आंसर को बनाने में बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो कह रहा है राजा की अगर हम बात करें, कुछ मिला के ये चैप्टर हमें बता रहा है कि राजधर्म का प्रयोग महाभारत में दो अर्थों में किया गया है, कि सबसे पहली बात तो राजा का एक शाही कर्तव्य होगा और दूसरा एक दंड नीति होगी। बाद वाले अर्थ से इस बात की पुष्टि होती है कि शांति पर्व एक पूरा खंड है जो शासन कला से सारे संबंधित नियम बताता है। राजधर्म अनुशंसा पर्व में ये बात की भी गई है। इसके अलावा राज्य को कैसे चला जाए, उसकी सभी जो शाखाएं हैं उसको कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए, इस चीज़ का खुलकर वर्णन इसमें किया गया है। तो आई होप सो अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं। लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल से ज़रूर जुड़िए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पहले से ही पता रहे कौन सी वीडियो अपलोड होंगी और कौन सी वीडियो अपलोड नहीं होंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। ये चैप्टर यहीं पर रोकते हैं।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।